बेसिकली जो लेक्चर हुआ है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे हुआ होगा। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स देखेंगे। थोड़ा सा अंदाज़ा इस तरह का होगा कि कल हम आउटलायर डिटेक्ट कर रहे थे, वो अनलेबल्ड डाटा था, तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कंसीडर हुआ था। तो आज हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स 2-3 देखेंगे। अब जो लेक्चर में तो मैथमेटिकल स्टेप्स बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरह कैलकुलेट होता है, किस तरह टिपिकल रेशियो या प्रोबेबिलिटी या जो भी एल्गोरिथम की बेसिस पे जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशंस हो रही होंगी। यहाँ पे वही बात, ऑपरेटर सारे मौजूद हैं, एल्गोरिथम्स के भी एज एन ऑपरेटर्स ही मौजूद हैं सारे एल्गोरिथम्स भी, और आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपके एल्गोरिथम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरफेस सबने अगर खोल लिया तो हम स्टार्ट करें। ओपन हो गया। अच्छा, अब ये सैम्पल ही डेटा सेट का देखेंगे। तो वैसे हम अगर अपना डेटा सेट इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं तो हमें वो सारे EDA प्रोसेसेस करने होते हैं जो कि हमें एल्गोरिथम को देने के लिए ज़रूरी होते हैं कि हमारे पास डाटा जो है वो पूरा क्लीन डाटा हो, कोई मिसिंग वैल्यू ना हो, कोई मसला ना हो उसके अंदर, ताकि हमारे जो एल्गोरिथम वो स्मूथली रन हो जाए। तो सैम्पल्स में हमें ट्रेनिंग का ट्रेनिंग डाटा सेट खुद से क्लीन करके दिया हुआ है, तो हम आज जो है वो डाटा सेट ही यूज़ कर रहे होंगे। तो हम सिर्फ ये टाइटैनिक का ट्रेनिंग डाटा सेट है, इसी को यूज़ कर रहे होंगे। इसको हम ड्रैग करके अपने प्रोसेस वाले फोल्डर में लेके आ जाएंगे इंटरफेस। अच्छा, पहला एल्गोरिथम जो हम लगाते हैं वो डिसीजन ट्रीज का लगा लेते हैं। लेकिन डिसीजन ट्री में सिंपल एंट्रोपी कैलकुलेट करके वो देख रहा होता है कि एट्रीब्यूट पहले कौन सा आएगा और किस बेसिस पे उनके वैल्यूज़ के बेसिस पे डिवीजन होती जाती है एग्जाम्पल्स की। अब वो सारी चीज़ें कैलकुलेशंस जरूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर में डिसीजन ट्री लिखेंगे, उससे पहले ऑप्शन ट्रीज के अंदर डिसीजन ट्री का आ जाएगा। अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि हमारे पास जो टाइटैनिक के डाटा का आउटपुट है वो हम ट्रेनिंग मॉडल जो है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। बाद में हम देख रहे होंगे कि हमारे पास इसके आउटपुट में 3 पोर्ट्स हैं। तो अब पहले पोर्ट पे होवर करेंगे तो ये हमारे पास मॉडल की पोर्ट होती है कि हमने अपने डेटा सेट पे मॉडल लगा लिया है। तो जो मॉडल लगा लिया है, अगर हम वो आउटपुट में चाह रहे हो तो हम वो करें। सेकेंड नंबर पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारे पास एग्जाम्पल सेट एज इट इज़ आएगा कि अगर आपकी पाइपलाइन बड़ी है और आपने बीच में हमारे पास ये ऑपरेटर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए अपना सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल सेट है, तो हम सेकेंड वाला कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर लास्ट वाले में देखें तो WI होगा, ये वेट्स होते हैं। वेट्स ये होता है कि किस एट्रीब्यूट को कितना इंपॉर्टेंस देंगे। तो हम अभी डिसीजन ट्रीज में तो वेट से हम कुछ भी इसके डिफरेंट एनसेम्बल मेथड होते हैं जिसमें वेट दिया जाता है, लेकिन अभी हम प्योरली सिर्फ डिसीजन ट्री अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम इसको भी यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम इसको बीच में क्लिक करते हैं तो हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया गिवन है। क्राइटेरिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये आपने लेक्चर में पढ़े हुए कि इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है या गेन रेशियो क्या होता है या एक्यूरेसी क्या होती है। तो बेसिकली हम यहाँ से अपना किस
क्राइटेरिया की बेसिस पे हम डिसीजन ट्री बना रहे होंगे, हम वहाँ से ये सिलेक्ट कर रहे होंगे। इन्फॉर्मेशन गेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गेन रेशियो भी कर सकते हैं। ये दोनों मोस्ट प्रॉब्ली आपने आज लेक्चर में पढ़े होंगे, तो हम गेन रेशियो भी आज इस टाइप पे जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है मैक्सिमम डेप्थ की। तो यहाँ पे ये होता है कि आपके पास एट्रीब्यूट्स ज़्यादा हैं तो डिसीजन ट्री बहुत डेप्थ में जाके बनता है, और उसमें क्या होता है हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम टाइम टाइम भी हमारे पास रिसोर्स है, तो उसको देखने के लिए हम जो है अपनी डेप्थ जो है वो फिक्स कर देते हैं कि 10 नोड्स तक जाए डाटा डिसीजन ट्री, और उसके बाद जो है वो डिवीजन फर्दर ख़त्म कर दे। तो उसके बाद डिसीजन नहीं होगी, तो हमारे पास सिर्फ सिंपल आंसर आ जाएगा। और टाइटैनिक है तो उसमें ऑब्वियसली लेबल कौन सा होगा, सर्वाइव हुआ है कि सर्वाइव नहीं हुआ। तो सिंपल हम अच्छा इसमें डिफ़ॉल्ट 10 वैल्यू थी, हम 10 वैल्यू करके ही देख लेते हैं। हम अपना मॉडल जो है, जो हमें मॉडल चाहिए अपने डाटा सेट पे इम्प्लीमेंट होने के लिए, हम इसको कनेक्ट कर देंगे रिजल्ट के साथ और फिर इसको रन करेंगे। ये सारा रन करके एक दफ़ा देख लें और ट्री को ज़रा एक्सप्लोर करें, जो हमारा डिसीजन ट्री आएगा। टेन सेट उसका कैसे कोई रात अब अगर मैं 20 कर दूं क्या इफेक्ट होता है? अगर मैं 20 कर दूं तो कोरिलेशन क्या है?
देखो लिखा हुआ तो है लेकिन उसके नीचे ब्लू लाइन भी आ रही है और रेड लाइन भी आ रही है। इसके तरफ पर चाइल्ड नोट से फोल्डर करें और पीछे पे देख तो कि 134 एग्जाम्पल्स जो हैं वो येस हैं और बाकी 58 जो हैं वो नो हैं। तो मतलब ये कि जब अगर अब आप अपना टेस्ट डेटा देंगे और इस तरह कोई यहाँ तक पहुँचेगा आपका एट्रीब्यूट तो वो आपको आंसर येस तो हो जाएगा, लेकिन जो आपका डेटा सेट है ट्रेनिंग वाला उसमें अभी इतने जो है बेसिकली 58 जो थे वो नो थे और बाकी सारे येस थे। अब ये क्या वजह है कि उसने कह तो दिया है कि हाँ ये येस वाले नोड है, लेकिन जब हम उसको देख रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स अभी नो ही हैं। अब रीज़न ये है कि हमने डेप्थ खुद से फिक्स की थी। अब आप लोग चेक करें कि डेप्थ क्या चेंज करेंगे तो हमारे पास प्योरली येस और नो ऑप्शन बनेगा। आप खुद करके देखें किस डेप्थ पे जो है वो प्योर आपके पास येस और नो ऑप्शन। पैरामीटर्स में नहीं कॉन्फिडेंस नहीं डेप्थ डिटेल मैक्सिमम डेप्थ का जो है चेंज करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो अपने एब्सोल्यूट वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं कि हमारे पास कि अब ये वजह ये है कि हमने क्योंकि अच्छा ये किस सिचुएशन में ज़्यादा यूज़ होता है कि एट्रीब्यूट्स आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। इवन डिज़ाइन में पैरामीटर है मैक्सिमम डेप्थ, इसको इंक्रीज करेंगे तो आपके पास अब हुआ ये था कि हमने बीच में ही रोक रहे हैं अपने डिसीजन ट्री को बीच में ही रोक रहे हैं, तो इसीलिए जो है सारी एग्जाम्पल प्योरली येस और नो नहीं शो कर रही ट्रेनिंग में भी। तो ये चीज़ें अब ये इसलिए होता है कि अब आप अभी तो हमारे पास लिमिटेड एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हंड्रेड्स में भी जा सकते हैं, तो कितना डिसीजन ट्री बनेगा हर ट्रेनिंग के लिए कितना ज़्यादा होगा वो आपको फिर रिसोर्स आपको उस पर लगाने पड़ते हैं और रिसोर्स बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है जो आप इस तरह बिल्कुल अनलिमिटेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए लगा नहीं सकते। तो इसलिए जो है हम अपने ट्री की जो है वो डेप्थ जो है वो पहले से बता रहे होते हैं फिर फाइंड कर रहे होते हैं। अच्छा ये तो हमारा डिसीजन ट्री हो गया, एक एल्गोरिथम हमने लगा लिया अपने ट्री, ठीक है। अब आपने इसका एग्जाम्पल फॉर्म भी है रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा होगा। रैंडम फॉरेस्ट का भी ऐसे ऑपरेटर लगा है, ऑपरेटर तरह अब वही ट्रेनिंग वाले पे ऑपरेटर रैंडम फॉरेस्ट लगा के देखें। अच्छा अब रैंडम फॉरेस्ट में बेसिकली अभी आपने आज के लेक्चर में देखा होगा कि हमने कहा था डिसीजन ट्रीज ही होते हैं, लेकिन एक डिसीजन ट्री अगर मल्टीपल तरीके से बन सकता है तो वो मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इन्होंने हमें पैरामीटर में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं हम वो लिमिट कर सकते हैं। अभी तो 100 है डिफॉल्ट वैल्यू, तो 100 ट्रीज बनने में कितना टाइम लगेगा ये हमें नहीं पता है, तो हम इतना रखते हैं कि 4-5 या 3-4 ट्रीज बना के देख लें, 3 या 4 वैल्यू। क्राइटेरिया हम गेन रेशियो ही रखते हैं और डेप्थ जो है हम वो 15 रख लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे होंगे कि
कुछ शो नहीं हो रहा आपको, लेकिन साइड में ट्रीज 4 बने हुए नज़र आ रहे हैं। हमने मैक्सिमम, अब आप हर ट्री को क्लिक करेंगे तो आपके पास विजुअलाइज भी होता रहेगा वो कि किस तरह जो है क्या ट्री बना है और किस एट्रीब्यूट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके अंदर वैल्यूज। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें से आपको, अच्छा अब डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको अपना पूरा वो मैप दे रहा है कि किस तरह मैप जो है इनिशियल पेरेंट नोड पे क्या है, उसका चाइल्ड क्या है, वो सारा जो है वो डिस्क्राइब भी किया गया है कि किस तरह करके जो है वो क्या किससे कनेक्ट हो रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ किस नंबर पे आ रहा है, किसका चाइल्ड है, तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने एक्सप्लेन की। सारे एक एक ट्री देखते हुए कौन सा ट्री जो है वो आपके पास। अब आप इस तरह ये कर सकते हो, अब आप अगर इसमें देखोगे तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि किसका आपको आउटपुट ज़्यादा सही लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि अच्छा हाँ मैं ये वाला ट्री यूज़ कर सकता हूँ, और आप वो वाला ट्री जो हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ये सबका हो गया रैंडम फॉरेस्ट। अब ये तो एंट्रोपी वगैरह कैलकुलेटर की थी। प्रोबेबिलिटी का भी आपने एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे, नाइफ बेस पढ़ा होगा, उसका भी हमारे पास एल्गोरिथम है। अगर हमने पता करना हो फिर इनमें से कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए हम एक्यूरेसी अभी हम कैलकुलेट करेंगे, परफॉर्मेंस मेजर का भी हम कर सकते हैं। अब जो है वो नाइफ पेज सिलेक्ट करेंगे और नाइफ पेज एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह करके इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा अब देखें, नाइफ पेज में कोई पैरामीटर नहीं है हमें सिलेक्ट करने को, क्योंकि ये है ही प्रोबेबिलिटी बेस्ड, उसके अंदर कुछ सिलेक्ट करने को है नहीं हमारे पास। ये सारे एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी देख रहा होता है और उसी के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है। अब आपने ये रन किया है तो आप देखोगे कोई हमारे पास विजुअलाइजेशन नहीं आई, ठीक है, लेकिन हमारे पास ना सिंपल डिस्क्रिप्शन आई हुई है। अब डिस्क्रिप्शन में देखो तो हमारे पास लिखा है, एक तो क्लास येस लिखा है क्योंकि हमारे पास सर्वाइवल में एट्रीब्यूट था तो येस या नो का था, ठीक है। उसके आगे हमारे पास कोई पॉइंट से वैल्यू लिखी हुई है और नो पे भी ऐसे ही, और नीचे लिखा है 6 एट्रीब्यूट, तो 6 डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, तो 6 डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि हमारे पास टोटल 6 एट्रीब्यूट्स है जिसकी बेसिस पे जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है। 6 डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। और क्लास येस के आगे जो प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि इस डेटा सेट पे येस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी होगी और नो होने की प्रोबेबिलिटी दी है। तो ये है कि टाइटैनिक में अनफॉर्चुनेटली लोग ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाए थे, तो आप देख रहे हो कि नो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और येस की प्रोबेबिलिटी कम। अच्छा अब ये तो सिंपल एल्गोरिथम हम ट्रेनिंग उस पर डेटा सेट पे ही करके देख रहे हैं। लेक्चर में देखा होगा कि हम ट्रेन करते हैं और उसके बाद फिर हम मॉडल को देखते हैं टेस्ट डेटा सेट पे जिसके लेबल नहीं हों कि फिर उसने क्या प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्शन तो हो ही नहीं रही, तो हमारे पास सारे पहले से लेबल्ड डेटा सेट है, इसके अंदर तो सिर्फ हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इस टाइम पे सिर्फ ट्रीज बना के देख रहे हैं उसकी, या फिर प्रोबेबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो प्रेडिक्शंस करने के लिए हमें अनलेबल्ड डेटा सेट चाहिए, अपना टेस्ट डेटा सेट चाहिए जिसको हम मॉडल को दें ताकि वो प्रेडिक्शन कर सके। तो अगर आप देखें ये सारा सबका हो गया, सबकी प्रोबेबिलिटी है 9 पे होती है। हमने 3 एल्गोरिथम्स जो हैं वो देख लिए करके कि हाँ हमारे पास विजुअलाइजेशन भी आ जाती है, प्रोबेबिलिटी भी निकल आती है। अब हमारा एक्चुअल टास्क जो एमएल एल्गोरिथम्स का मेन मकसद होता है कि हम प्रेडिक्शंस कर सकें अनलेबल्ड डेटा से, ठीक है। अब सैम्पल्स में ही इन्होंने अगर आप अपने डेटा सेट पे करेंगी तो सारे भी मैं बात बता दूँ कि ईडी के सारे प्रोसेस जो हम पिछले 2 दिन में कर रहे थे वो सारे प्रोसेस करके करेंगे कि हम डेटा को पूरा क्लीन करके उसके बाद करेंगे। इन्होंने हमें सैम्पल डेटा सेट में टाइटैनिक का अनलेबल्ड डेटा सेट होगा
हम उसको अभी जो है हम इस टाइम पे वो यूज़ करेंगे। अब हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डिसीजन ट्री लगा के देखते हैं, फिर डिसीजन ट्री मॉडल सॉरी एल्गोरिथम जो है वो ट्रेन करने में और अब हमारे पास टाइटैनिक का ट्रेनिंग सेट तो पड़ा था, वो हमने डिसीजन ट्री के साथ लगा दिया, ठीक है। और हमारे पास अब अनलेबल है, उसके डिसीजन ट्री के अंदर हमारे पास कोई इनपुट की और जगह नज़र नहीं आ रही कि हम कहाँ पे अपना अनलेबल डाटा सेट लगाएंगे। उसके लिए ऑपरेटर है हमारे पास अप्लाई मॉडल का ऑपरेटर है। तो अगर एक और डिसीजन ट्री रिलेटेड क्या होता है? सॉरी, अगर दूसरा डिसीजन ट्री रिलेटेड एक मॉडल लगा लें ना, सर डिसीजन ट्री नहीं आएगा कॉपी करके तो वो करते तो अभी एक मॉडल लगा रहे हैं, हम एक ट्रेनिंग सेट पे एक मॉडल लगा रहे हैं प्रेडिक्शन के। अब क्या है कि हमारे पास अप्लाई मॉडल में देख रहे हैं इनपुट में 2 पोर्ट्स हैं जहाँ पे जो हमने कनेक्ट है। तो एक हमारा जो पोर्ट है वो कनेक्ट होगा हमारे टेस्ट डेटा सेट के साथ और एक कनेक्ट होगा ट्रेन डेटा सेट के साथ। तो हमें पता है कि जो हमारा ट्रेन डेटा सेट है वो डिसीजन ट्री के साथ कनेक्टेड है, तो हम मॉडल वाले पोर्ट को डिसीजन ट्री के मॉडल वाले पोर्ट के साथ अप्लाइड मॉडल में कनेक्टेड है। और जो सेकंड इनपुट का पोर्ट है अप्लाइड डेटा सेट में वो है अनलेबल। तो जो हमारे पास अनलेबल डेटा सेट टाइटैनिक का पड़ा हुआ है वो हम उसके साथ जो है उसकी आउटपुट पोर्ट इसके साथ इनपुट पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। और हमें क्योंकि आप लेबल्स चाहिए तो हम इसको रिजल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और प्रोसेस को रन करेंगे। अब हमने ये देखा है कि हमारे पास 3 एडिशनल एट्रीब्यूट्स आ गए हैं डेटा सेट के। अच्छा, अब क्योंकि लेबल्स 2 थे, यस और नो सर्वाइवल में, एक तो हमारे पास प्रेडिक्शन का एट्रीब्यूट आया कि इसने प्रेडिक्ट क्या किया है, तो यस और नो उस हिसाब से होगा। अब ये देखना है कि प्रेडिक्ट किया क्यों है यस और नो, वो हर लेबल के हिसाब से हर एग्जाम्पल का कॉन्फिडेंस चेक करता है। तो एक कॉन्फिडेंस यस का एट्रीब्यूट के साथ है और एक नो के साथ। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे प्रेडिक्ट यस हुआ हुआ है वहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो यस के एट्रीब्यूट में ज़्यादा उसकी वैल्यू है, और जहाँ पे नो पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वहाँ पे नो प्रेडिक्ट हुआ है। तो बेसिकली कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस की हुई है एट्रीब्यूट के हिसाब से, और जहाँ जिस लेवल को कॉन्फिडेंस उसने ज़्यादा दिया है वो उसने प्रेडिक्ट ज़्यादा कर दिया। अभी तो ये डिसीजन ट्री का था, आप लोग नाइव पेज या रैंडम फॉरेस्ट पे इस तरह एल्गोरिथम की लगा के देखें अपने ट्रेनिंग और अनलेबल डेटा सेट पे और प्रेडिक्शन करवा के देखें। एक एग्जांपल इसमें है जिसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नो और यस के लिए दोनों 0.5 है। हाँ, और उसने यस की तरफ चला। हाँ, फिर उसने अपना सेलेक्ट किया कि कौन सा वाला जो है। अच्छा, अभी इसका कॉन्फिडेंस बेसिकली ये कितने ग्रेटर, अगर 0.5 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है यस और नो। कोई भी एक और मॉडल आप लगा के देखें उसमें प्रेडिक्शंस के। ठीक है।
पहले दिखा दिया अब कौन सी अब I want तुमने एटलीस्ट एक मॉडल तो और चेक कर ही लिया होगा, प्रेडिक्शंस कर ली होंगी इसके। अच्छा, अब ये तो हम ये बात कर रहे हैं हमारे पास अनलेबल्ड डेटा सेट मौजूद था और हमने इस तरह कर दिया, लेकिन रियल लाइफ में जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक डेटा सेट होता है, एक एक्सेल फाइल होगी या एक डेटा सेट मतलब पड़ा होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं हुआ होगा इस तरह करके, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा, अब या तो आप दो काम कर सकते हैं कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग मैनुअली जो है वो एक्सेल की दो फाइल्स बना लें, ट्रेनिंग का वाला डेटा अलग कर लें, टेस्टिंग वाला डेटा अलग कर लें, ठीक है। अगर तो ऐसा नहीं है और आपके पास एक ही शीट है, उसमें से ही आपने ट्रेनिंग भी करनी है और टेस्टिंग भी करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फिर इतना ऑपरेटर है कि स्प्लिट डेटा का। अब हम सिर्फ ट्रेनिंग वाला ही लेते हैं टाइटैनिक का, ठीक है, और उसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ। अच्छा, अब हम इसको पैरामीटर्स में देखें ना, एडिट पैरामीटर पार्टीशंस आ रही हैं और इसमें लिखा हुआ है रेशियो। रेशियो क्या है? अब आपको सर ने बताया था कि हम चाहते ये हैं कि हमारे पास जब ट्रेनिंग का डेटा सेट हो तो मैक्सिमम डेटा हमारे पास ट्रेनिंग में जाए, लेकिन अपने मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले हमने उसको टेस्ट भी करना है कि आया वो सही वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, उसने लर्न सही किया है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जो है रेशियो इस चीज़ की डाल रहे हैं कि हमने कितने चंक्स में डाटा डिवाइड करना है। तो अभी हम जो डिवाइड करेंगे वो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ही डिवाइड कर रहे होंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे दो एंट्रीज जो है वो ऐड कर रहे होंगे और उसकी तरफ हम रेशियो दे रहे होंगे। तो हम ट्रेनिंग के लिए जो है वो 0.8 रेशियो दे देते हैं, यानी कि 80% डाटा जो है वो हमको ट्रेनिंग में रखेंगे, और 0.2 दे देते हैं हम टेस्टिंग के लिए कि हमको जो है टेस्टिंग पे हम
20% डाटा पे जो टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज ऐड करते हैं तो पहली वाली एंट्री टेस्ट ट्रेनिंग के लिए हो जाएगी और दूसरी वाली जो है वो टेस्टिंग के लिए हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा डेटा सेट स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे आउटपुट इसके आउटपुट कोड जो है वो एक ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपना कोई मॉडल लगाना है। अब हम एक कोई मॉडल ले लेते हैं अपना, जो हम इस डेटा सेट पर लगाएंगे। डिसीजन ट्री भी लगाने, डिसीजन ट्री भी काम करें। अब आप ये देखेंगे कि पहले हमने क्या किया था कि हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग को अलग किया था, तो हमने अप्लाई मॉडल का भी ऑपरेटर रखा था। तो एक अब हम लेकिन आउटपुट पे अब हम लोग देखें स्प्लिट डेटा की वो एक ही है। तो अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे ना पहले कोड को डिसीजन ट्री के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली एक और कोड जो है वो दे देता है। तो उसको जब उसने डिटेक्ट किया कि हमारे पास हमने 2 एंट्रीज की थी तो हमारे पास 2 आउटपुट्स होने चाहिए। तो हम दोबारा अप्लाई मॉडल का ऑपरेटर भी उसके बाद लगा देंगे। और जो दूसरा आउटपुट से कोड है हमारे पास स्प्लिट डेटा का, वो हम इसके मॉडल पे जोड़ेंगे। और मॉडल को लेंगे या अनलेबल्ड को लेंगे? हम डिसीजन ट्री का अप्लाई मॉडल में नहीं सॉरी, हाँ, उसके मॉडल को, उसका मॉडल कनेक्ट होगा, सॉरी डिसीजन ट्री का मॉडल उसमें वो नहीं मॉडल के जाएगा। साथ कनेक्ट होगा और वो अनलेबल्ड के साथ connect। जिस तरह पहले किया था अनलेबल्ड का, वो सेकंड वाला जो वो अनलेबल्ड है और पहला वाला जो स्प्लिट डेटा का वो मॉडल के